नमस्कार दोस्तों, मैं प्राची संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का बेहद स्वागत करती हूँ। आज के वीडियो में हम टारगेट प्रीलिम्स करंट अफेयर 2022 पर डिस्कशन करेंगे, जिसके तहत हम 3 से 4 मार्च 2022 के करंट अफेयर पर प्रीलिम्स के दृष्टिकोण से चर्चा करेंगे। इससे पहले फरवरी माह का पूरा करंट अफेयर हम अपलोड कर चुके हैं और मार्च माह का करंट अफेयर हमारे द्वारा शुरू ऑलरेडी किया जा चुका है। अगर आपने पिछले वीडियो नहीं सुने हैं तो उनको ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि इससे आने वाली सभी परीक्षाओं में, चाहे वो यूपीएससी हो या यूपीपीसीएस का एग्जाम हो, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। पीडीएफ हमारी वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हैं, 2 दिन के बाद अपलोड कर दी जाती है। उन पीडीएफ से आप जो है नोट्स बना सकते हैं या डायरेक्ट पीडीएफ्स को आप रिवीजन के लिए यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हम अननेसेसरी कंटेंट को हटाकर वो पॉइंट्स जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, केवल उन्हीं को पीडीएफ में इंक्लूड करते हैं। आइए, हमारी वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट सूचना मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। देखिए, हमारी तरफ से यूपी पीसीएस की टेस्ट सीरीज एक लॉन्च की गई है। इसका देखिए जो स्टार्ट डेट है, यानी कि पहला टेस्ट है, वो 6 मार्च को ही ओपन हो जाएगा। ये हमारे प्रयागराज और दिल्ली दोनों सेंटर पर अवेलेबल है। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अगर आप हमारी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करते हैं यूपी पीसीएस के लिए, तो ये कम्प्लीटली फ्री है। और अगर आप ऑफलाइन सेंटर पर आकर टेस्ट देना चाहते हैं तो मिनिमम फीस संस्थान के द्वारा रखी गई है। इस टेस्ट सीरीज के बारे में और साथ ही हमारे जो अपकमिंग कोर्स है, चाहे वो फाउंडेशन बैच हो या फिर ऑप्शनल के लिए चलने वाले बैच हो, आप अगर जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। साथ ही आप हमारी संस्कृति आईएएस वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हमारा जो पहला टॉपिक है वो है पेरिनी नृत्य। ठीक है, आर्ट एंड कल्चर में जो डांस, पेंटिंग्स, म्यूजिक्स होती है, इनसे बार बार क्वेश्चंस पूछे जाते रहे हैं। और रीजनल जो डांसेस होते हैं, रीजनल पेंटिंग जो होती है, उस पर यूपीएससी का काफ़ी फोकस रहता है। तो देखिए, जो पेरिनी नृत्य है, इसको साथ में पेरिनी थंडव, पेरिनी शिवा तांडव और डांस ऑफ वॉरियर्स भी कहते हैं। नाम से ही आपको पता चल गया होगा कि शिवजी के तांडव से प्रेरित ये नृत्य है और कहीं ना कहीं युद्ध में जाने वाले जो योद्धा होते हैं उनके द्वारा किया जाता है, यानी कि सिंबॉलिक रूप में। देखिए, केवल पुरुषों के द्वारा किया जाने वाला एक डांस है और शिवजी की मूर्ति के सामने जो योद्धा होते थे वो युद्ध में जाने से पहले उत्साह के लिए डांस को जो है प्रदर्शित करते थे। तेलंगाना राज्य का ये एक लोक नृत्य है और हाल ही के दिनों में इसको पुनर्जीवित किया गया है। कितना पुराना है? तो 800 साल पुराना है। और काकतीय राजवंश के दौरान तेलंगाना में इस नृत्य को अपनी ग्लोरी मिली थी। काकतीय राजवंश यूपीएससी के लिए बेहद इंपॉर्टेंट एक राजवंश है। एंशिएंट हिस्ट्री में आप इसको ध्यान रखिएगा। ये देखिए, पेरिनी नृत्य की एक पिक्चर दिखाई गई है जहाँ पे कुछ योद्धाओं की वेशभूषा में लोग शिव तांडव जैसा नृत्य करते हुए दिखाई दे रहे हैं। नेक्स्ट आ जाइए, थय्यम। ये न्यूज़ में है। तो देखिए, थय्यम जो है ये भी नृत्य के रूप में की जाने वाली पूजा की एक विधि है और ये दक्षिण भारत में खासकर जो केरल और कर्नाटका के मंदिर हैं, ठीक है, वहाँ पर जो है इस परंपरा को माना जाता है। हजारों वर्ष पुरानी एक परंपरा है। जो कलियट्टम उत्सव होता है वहाँ पर थेय्यम प्राय पुरुषों के द्वारा किया जाता है और ये भद्रकाली को समर्पित एक नृत्य है। जब हमने पहला देखा पेरिनी तो वो शिवजी को डेडिकेटेड है, और अगर हम थेय्यम की बात करें तो ये भद्रकाली को डेडिकेटेड है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट टॉपिक देखिए क्या है। देखिए, क्या होता है, जो हमारे शरीर में बाहरी तत्व होते हैं जो एंट्री कर लेते हैं तो इन्फेक्शन जैसे जो बीमारियां हैं हमें फेस करनी पड़ती हैं। उसके पीछे कोई बैक्टीरिया हो सकता है, कोई वायरस हो सकता है, कोई फंगस हो सकता है। तो इनसे लड़ने के लिए, जैसे बैक्टीरिया का अगर कोई इन्फेक्शन हुआ है, एंटी बैक्टीरियल दवाइयाँ हमें जो है दी जाती है। अगर उन दवाओं को जो तरीका है उस तरीके से ना लिया जाए या कम समय के लिए लिया जाए या उनका जो है जुडिशियस यूज़ ना किया जाए या ओवर द काउंटर जो मेडिसिन मिलती हैं बिना डॉक्टर की सलाह के उनको लिया जाए, तो कई बार वो जो बैक्टीरिया होते हैं उस दवाई के प्रति एक प्रतिरोधक क्षमता विकसित कर लेती है। जब ये प्रतिरोधक क्षमता विकसित हो जाती है तो अब जो तत्कालीन एंटीबैक्टीरियल मेडिसिन उपलब्ध हैं हम लोगों को, उनसे उन बैक्टीरियाज को मारा नहीं जा सकता, यानी इन्फेक्शन को ख़त्म करने के जो रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल है वो कहीं ना कहीं अपर्याप्त सिद्ध होते हैं। इसी चीज़ को बोलते हैं एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, यानी कि जो रोगाणु हैं उन्होंने कहीं ना कहीं दवाओं के प्रति एक प्रतिरोधकता विकसित कर ली है। इसी को लेके देखिए न्यूज़ है, जो द लॉन्सेट है
एक बहुत अच्छा मेडिकल जर्नल है, ये बहुत रेपुटेड है। इसके द्वारा एक रिपोर्ट पब्लिश की गई, बैक्टीरियल रोगाणुरोधी प्रतिरोध का वैश्विक भार। ठीक है, जो बैक्टीरिया जनित रोग के उपचार में होने वाली दवाएं यूज होती हैं, उनके बहुत ज़्यादा सेवन से ये बैक्टीरियल जो है हमारा बेसिकली एंटी रेजिस्टेंस, आप कह सकते हैं रेजिस्टेंस जो है विकसित हो जाता है, और इसी के बारे में इस रिपोर्ट के अंदर बताया गया था। देखिए समझते हैं क्या रहता है। मान लीजिए कुछ बैक्टीरिया अभी एग्जिस्ट है जो कि नॉन रेसिस्टेंट है, नॉर्मल बैक्टीरियाज है। उसके बाद देखिए, ये आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जो म्यूटेट कर जाते हैं। क्यों? और देखिए बैक्टीरिया अपने आप को मल्टीप्लाई करते रहते हैं बिलियंस में, बहुत कम समय में। तो मान लीजिए आपको कोई दवाई प्रिस्क्राइब की गई थी 1 हफ्ते के लिए, और आप 3 या 4 दिन में ठीक हो जाते हैं। उसके बाद आप उस दवाई को लेना बंद कर देते हैं। तो क्योंकि दवाई का कोर्स एक लंबे समय तक था, तो आपकी बॉडी ठीक तो हो गई है, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें कुछ बैक्टीरिया की संख्या बच रही होगी। अब क्योंकि आपने दवाई पूरे कोर्स के लिए नहीं ली है, तो वो जो बैक्टीरिया है वो एक रेजिस्टेंस डेवलप कर लेता है उस दवाई को लेके, और उसके डीएनए में एक म्यूटेशन हो जाता है, एक चेंज हो जाता है। अब देखिए, जो म्यूटेशन वाला बैक्टीरिया है ये क्या करेगा, अपने आप को धीरे धीरे मल्टीप्लाई कर लेगा, और साथ में रेजिस्टेंस हो जाता है जो प्रेजेंट की दवाइयाँ हैं, और फिर समय के साथ ये जो ड्रग रेजिस्टेंस बैक्टीरिया है ये अपने आप को मल्टीप्लाई करके थ्राइव कर देते हैं, और इस तरह की समस्या जो है फेस करनी पड़ती है। तो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस ये क्या है, इसकी कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, समझ गए। इसके बाद देखिए बताया गया है कि किन किन वजह से होता है। तो मैंने जैसे बताया, एंटीबायोटिक दवाओं का या तो आप बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, या काउंटर पर जो एंटीबायोटिक दवाई मिल रही है आराम से आप जाके उसको परचेज कर लेते हैं। स्वच्छता की अगर ख़राब स्थिति है, जैसे हॉस्पिटल्स वगैरह में अगर हाइजीन का ध्यान नहीं रखा जाता है, टाइम पे बेडशीट्स वगैरह नहीं बदली जाती हैं, साफ़ सफाई का ध्यान नहीं रखा जाता है, तो इस तरह की रेजिस्टेंस देखने को मिलती है। इसीलिए हॉस्पिटल्स में सुपर बग की उपस्थिति एक बेहद चिंतनीय विषय। ये सुपर बग क्या होते हैं? देखिए, जब एक बैक्टीरिया या कोई भी वायरस या कोई भी फंगस जो तमाम मौजूदा हमारे पास दवाएं हैं उनको काउंटर करने के लिए उसके खिलाफ एक प्रतिरोधकता विकसित कर लेता है, और हमारे पास ऐसा कोई सिस्टम नहीं है जिससे उसको ख़त्म किया जा सके, तो कहीं ना कहीं वो एक सुपर बग बन जाता है। कभी डिटेल में हम जानेंगे, लेकिन हाँ, हॉस्पिटल्स में सुपर बग वगैरह फिलहाल मिले थे, एक हालिया अध्ययन ऐसा हुआ था, और स्थिति जो है चिंताजनक बताई गई थी। ठीक है, अब देखिए इसकी जो गंभीरता है, इसको देखते हुए जो WHO है, विश्व स्वास्थ्य संगठन है, उसने मानवता के लिए जो 10 शीर्ष स्वास्थ्य के लिए सार्वजनिक संकट है उसमें जो है शामिल किया था, यानी कि टॉप 10 हेल्थ को लेके जो संकट हैं उनमें से एक जो है ये भी है। उसके बाद देखिए 2015 में संयुक्त राष्ट्र महासभा यूनेगा जिसको बोलते हैं, उन्हें रोगाणुरोधी प्रतिरोध AMR पर वैश्विक कार्य नीति को लागू किया था, इनके ग्लोबल एक्शन प्लान वो लेके आए थे। कब लेके आए थे? तो 2015 में। फिर 2017 में भारत ने भी अपनी AMR राष्ट्रीय कार्य योजना को प्रस्तुत किया, AMR एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस। ठीक है, तो इंडिया में भी कुछ काम हुआ और यूनाइटेड नेशन के द्वारा भी कुछ काम किया जा रहा है। अगला टॉपिक समझते हैं। देखिए, मोटे अनाजों को लेकर भारत एक केंद्र जो है बनता जा रहा है। मोटे अनाज हमारी हेल्थ के लिए कितने बेनिफिशियल होते हैं, उनके अंदर फाइबर कंटेंट और न्यूट्रिशन कंटेंट कितना ज़्यादा होता है, ये हम सभी जानते हैं। लेकिन समय के साथ साथ हमारे यहाँ की कुछ पॉलिसीज़ ऐसी रही कि हमने जो है चावल और गेहूँ की खेती पर ज़्यादा जोर दिया। MSP भी इन्हीं 2 फसलों के लिए मिलते थे, तो जो किसान लोग थे वो इससे पीछे हटते चले गए। लेकिन हाल के समय में मेडिकल क्षेत्र में भी गवर्नमेंट ने भी और जो है लोकल किसानों ने, कंज्यूमर्स ने भी इन मोटे अनाजों की जो उपयोगिता है उसको समझा है, और अब गवर्नमेंट की तरफ से काफ़ी सारे इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं मोटे अनाजों के बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए और लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए कि आप इनका ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें। तो देखिए, दुबई में 2020 में एक एक्सपो आयोजित हुई थी जहां पर भारत सरकार ने देश को वैश्विक स्तर पर अनाज का, मोटे अनाज का केंद्र बनाने में जो किसान उत्पादक संगठन होते हैं, FPO, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, उनकी अहम भूमिका का उल्लेख किया था। FPO के बारे में कभी हम इकोनॉमिक्स में समझेंगे, हालांकि सर बहुत अच्छे से क्लियर करते हैं।
देखिए फिर संयुक्त राष्ट्र महासभा ने भारत के द्वारा एक प्रस्ताव किया गया था, उसको मानते हुए जो 2023 है उसको अंतर्राष्ट्रीय मोटे अनाज का वर्ष जो है घोषित कर दिया है। तो कभी भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 2023 को किसके वर्ष के रूप में घोषित किया गया है, तो मोटा अनाज, ध्यान रखिएगा। मोटे अनाज की बात करें तो देखिए इसमें ज्वार, रागी, बाजरा, जई, ओट्स, ये सब जो है चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो प्रोटीन, फाइबर, विटामिन, खनिज का ये भंडार है और इनके जो है एग्जाम्पल्स यहाँ पर दिए हुए हैं। भारत सरकार ने अप्रैल 2018 में इसे पोषक अनाज के रूप में जो है अधिसूचित किया था और 2018 को ही मोटे अनाज का वर्ष जो है नेशनल लेवल पर घोषित किया था। अगर हम मार्केट की बात करें तो 41% के बाजार हिस्सेदारी के साथ भारत मोटे अनाज का सबसे बड़ा वैश्विक उत्पादक और दूसरा प्रमुख निर्यातक देश है। तो ध्यान रखेंगे, प्रोड्यूसर और एक्सपोर्ट हम काफ़ी अच्छा जो है कर रहे हैं। उसके बाद विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी, ये न्यूज़ में है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी यानी कि वाडा। देखिए जो खेल मध्यस्थता न्यायालय है उसने हाल ही में क्या किया, रूस की एक खिलाड़ी थी कामिला वलीवा, वो डोप परीक्षण में फेल हो गई, ठीक है, लेकिन इसके बावजूद उनको जो है खेलने देने के लिए अनुमति दी गई। कहाँ पर, शीतकालीन जो बीजिंग ओलंपिक थे वहाँ पर। तो इसी वजह से ये न्यूज़ में हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है, हम इस एजेंसी के बारे में जानें। तो देखिए ये एक स्वतंत्र जो है डोपिंग रोधी वैश्विक एजेंसी है। तो कई बार आपके सामने क्वेश्चन आ सकता है कि वाडा जो है UN के कंट्रोल में काम करती है या फिर कुछ भी इसी तरह का, लेकिन नहीं, ये क्या है, एक इंडिपेंडेंट एजेंसी है। स्थापना हुई थी इसकी 1999 में। इसका जो 50% वित्तपोषण किया जाता है वो तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ही करती है, जबकि शेष बाकी का जो है जो विश्व भर की सरकारें हैं वो लोग मिलकर जो है करते हैं। तो कहाँ से फाइनेंस आता है, अगर इंडिपेंडेंट एजेंसी है तो ये भी आपको पता चल गया। फिर देखिए बताया गया है कि खेल गतिविधियों में जो डोपिंग से संबंधित कोई भी मामला हो उसके लिए सर्वोच्च प्राधिकरण है। ये डोपिंग क्या होता है पहले ये समझते हैं। देखिए खिलाड़ियों के द्वारा जब खेल के दौरान अपनी क्षमता को, अपनी कैपेबिलिटी को एनहेंस करने के लिए, अपने प्रदर्शन को सुधारने के लिए कुछ ड्रग्स का यूज़ किया जाता है, जिससे उनकी जो थोड़ी सी आप कह सकते हैं स्ट्रेंथ है, कैपेबिलिटी है, वो बढ़ जाती है और नेचुरल तरीके से जो उन्होंने ट्रेनिंग अब तक ली होती है उस पर डिपेंड ना रह के वो उस डोपिंग के जरिए अगर जीतते हैं तो बेसिकली इसी को डोपिंग बोलते हैं। यानी कि सिंपल सी बात है, अगर आप अपनी कैपेबिलिटी को बढ़ाने के लिए कुछ इस प्रकार के ड्रग्स ले रहे हैं तो इसको डोपिंग कहा जाता है, ठीक है। भारत में कौन है जो वाडा के साथ मिलकर काम करता है सब पे, तो देखिए राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी एंड नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी है जो वाडा के सहायक के रूप में काम करती है, ठीक है, समझ गए। अब नेक्स्ट टॉपिक, भारतीय आदिम जनजाति सेवा संगठन, ये जो इंस्टीट्यूट है ये न्यूज़ में क्यों, क्योंकि देखिए जो राष्ट्रीय जनजाति अनुसंधान संस्थान है उसने इस भारतीय आदिम जनजाति सेवा संगठन के साथ एक समझौता ज्ञापन पर साइन किए हैं। किस बात के लिए समझौता किया गया है, तो देखिए जो दुर्लभ पुस्तकें हैं जो आदिवासियों पे उपलब्ध है उनको रिजर्व करना, उनको सेव करना, ठीक है, उनका डिजिटलीकरण करना और फिर जो आदिवासियों से रिलेटेड और भी चीज़ें हैं, बुक्स वगैरह हैं, उनके लिए संग्रहालयों का पुनर्निर्माण करना और इन बुक्स वगैरह को डिजिटलाइज करना। बेसिकली ट्राइबल्स के रिलेटेड जो भी किताबें वगैरह हैं उनको प्रिजर्व करने की कोशिश इसके द्वारा की जा रही है, ठीक है। यहाँ पर देखिए एक न्यूज़ की कटिंग आपको दिखाई गई है। देखिए अब ये जो आपका संस्थान था इसके बारे में बात कर लेते हैं क्योंकि इम्पोर्टेंट यही है, ठीक है। तो देखिए संस्थान की स्थापना अमृतलाल विठलदास ठक्कर, जिन्हें की ठक्कर बप्पा के नाम से जाना जाता था, 24 अक्टूबर 1948 को दिल्ली में की गई थी, ठीक है। ये हमारे जो ठक्कर बप्पा है ये कौन थे, ये एक सामाजिक कार्यकर्ता थे, गांधी जी के करीबी के रूप में इनको जाना जाता था और इन्होंने आदिवासियों के लिए काफ़ी काम किया था। जो स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वो इस संगठन के फाउंडिंग मेंबर भी थे और साथ में प्रथम अध्यक्ष भी बने थे। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, इसको आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, युद्ध, वॉर, ठीक है। यानी कि जो वॉर है उसके अंदर जो क्राइम्स होते हैं यानी कि जो युद्ध अपराध होते हैं उसको लेके न्यूज़ है। देखिए यूक्रेन बार बार बोल रहा है कि रूस के द्वारा हमारे यहाँ पर युद्ध अपराध किए जा रहे हैं, तो क्या सच में किए जा रहे हैं? तो देखिए 28 फरवरी का अगर मैं आपको डाटा दूं तो यूक्रेन का जो दूसरा सबसे बड़ा शहर है खार्किव,
उसके केंद्र में जो रूस है उसने ग्रैंड मिसाइलों को छोड़ा था। और जेलेंस्की जो कि यूक्रेन के राष्ट्रपति है वो ये कहते हैं कि इन मिसाइलों के द्वारा जानबूझकर नागरिकों को निशाना बनाया गया था और ये एक युद्ध अपराध है और इसको लेकर वो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में गया है। समझते हैं। देखिए, जो अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्याय यानी कि आईसीसी है, ठीक है, उसके एक अभियोजक द्वारा रूस के आक्रमण के बाद यूक्रेन की स्थिति पर जांच की शुरुआत की गई है। देखिए, आईसीसी कहता था कि क्योंकि हमारी एक संविधि है, स्टैट्यूट, रोम स्टैट्यूट, ठीक है, तो इस स्टैट्यूट को साइन नहीं किया है यूक्रेन ने और रूस ने, तो हमारा जो अधिकार क्षेत्र है वो इन पर नहीं होता, हम मतलब इनको कुछ कह नहीं सकते, हमारी पावर नहीं है। लेकिन अब आईसीसी ने ये कहा है कि देखिए 2014 में जब क्रीमिया पर यूक्रेन के क्रीमिया को रूस ने अनेक्स कर लिया था और साथ में 2015 उसमें यूक्रेन ने हमारे निर्णय को माना भी था और हमारे अधिकार क्षेत्र को अनिश्चित काल के लिए मान्यता भी दी थी। क्योंकि एक पार्टी ने ऐसा किया है और युद्ध अपराध उसके यहाँ हो रहे हैं, तो अब हमारे पास पावर है, ये अधिकार है कि हम जो है इस मामले की जांच कर सकें। इसीलिए न्यूज़ में है। एक बार पहले मैंने प्रीलिम्स स्टडी में आपसे क्वेश्चन पूछा था कि जो रोम स्टैट्यूट है ये बेसिकली किससे रिलेटेड है, तो जो आपका इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है ये उसी से रिलेटेड है। जो इसका साइन कर लेता है वो इस कोर्ट का एक पार्ट बन जाता है और इस कोर्ट का अधिकार क्षेत्र जो है आप तक पहुंच जाता है। समझ गए। इसके बाद देखिए क्या बोला है, संयुक्त राष्ट्र क्या कहता है कि भाई जो वॉर क्राइम्स होते हैं वो क्या होते हैं, तो वॉर क्राइम्स सिविलियंस के साथ यानी कि नागरिकों के साथ में जो आपके नागरिक हों या शत्रु लड़ाके हों उन पर जो आपने अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के खिलाफ जाकर अगर कुछ किया है उसको बोलते हैं। आसान भाषा में समझते हैं, चाहे शत्रु लड़ाके हों चाहे नागरिक हों, अगर इंटरनेशनल कोड के अंदर, इंटरनेशनल कानूनों के अंदर कुछ चीज़ें दी हुई हैं, आप उनसे अलग जाकर कुछ कार्रवाई करते हैं तो उसको युद्ध अपराध की कैटेगरी में माना जाता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहाँ पर समझिएगा। एक दिन मैंने आपको जो है जेनोसाइड, मानव अपराधों के बारे में पढ़ाया था। तो मैंने आपको बताया था कि जो जेनोसाइड होते हैं वो सिर्फ युद्ध काल में ही नहीं होते बल्कि शांति के काल में भी होते हैं। तो अगर जेनोसाइड के बारे में कभी स्टेटमेंट आती है कि ये केवल युद्ध के समय में या सशस्त्र विद्रोह के टाइम पर ही होते हैं तो वो गलत हो जाएगी, क्योंकि एक देश की सरकार जहाँ पे शांतिपूर्वक सब कुछ चल रहा हो वो अपने किसी नागरिकों के हिस्से के खिलाफ जेनोसाइड अपराध कर सकती है। लेकिन जो युद्ध अपराध होते हैं, जैसे कि नाम से ही आपको स्पष्ट है, ये केवल युद्ध की स्थिति में ही माने जाते हैं। तो इस डिफरेंस को आप जो है ध्यान रखिएगा। जेनोसाइड और वॉर क्राइम्स के बीच में बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब देखिए इसमें यही बताया गया है कि नरसंहार और मानवता के खिलाफ अपराधों के विपरीत जो युद्ध अपराध होते हैं वो सशस्त्र संघर्ष के संदर्भ में किए जाने वाले अपराध होते हैं। 1949 में देखिए जिनेवा कन्वेंशन साइन हुई थी, इसी का आर्टिकल नंबर 147 है जो वॉर क्राइम्स के अर्थ को स्पष्ट करता है। जिनेवा कन्वेंशन वेरी इंपॉर्टेंट, हम पढ़ चुके हैं, इसका आर्टिकल वेरी इंपॉर्टेंट, हम पढ़ चुके हैं। वॉर क्राइम्स कहाँ पे डिफाइन किए गए हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, ये हमने समझ लिया है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक, वो है नासा का आर्टेमिस कार्यक्रम, ठीक है। तो देखिए नासा जो है इस आर्टेमिस कार्यक्रम के द्वारा चंद्रमा पर एक अभियान भेज रही है और चंद्रमा पर बेसिकली पहली क्रू लैंडिंग कराने का प्रयास किया जाएगा। लेकिन ये कब होगा, ये 2026 में होगा, ठीक है। और उससे पहले नासा द्वारा देखिए आर्टेमिस 1 और आर्टेमिस 2 दो वो बेसिकली लेकर चल रही है। इसमें से जो आर्टेमिस 1 है उसको 2022 में ही लॉन्च कर दिया जाएगा। अगर आर्टेमिस की फुल फॉर्म की बात करें तो ये क्या है, एक्सेलरेशन, रिकनेक्शन, टर्बुलेंस एंड इलेक्ट्रोडायनामिक्स ऑफ द मून्स इंटरएक्शन विद द सन। बेसिकली मून की सन के साथ जो एक गतिविधियां हैं उनकी खोजबीन बेसिकली की जाएगी, मोटे तौर पर कह सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या बताया गया कि इसका उद्देश्य क्या है। चंद्रमा की चट्टानी सतह है, इनकी रक्षा के लिए कोई चुंबकीय क्षेत्र नहीं होता है, पर सूर्य के विकिरण के टकराने का जो प्रभाव इस पर पड़ता है उसको मापना है।
देखिए क्वेश्चन कभी भी इतनी टफ लैंग्वेज में आपके सामने नहीं आएगा। आपको सिंपल क्या स्टेटमेंट पूछी जा सकती है, आर्टेमिस किस संस्था का है, नासा का है, कहाँ पर भेजा जा रहा है, तो चंद्रमा पर भेजा जा रहा है, क्या इसका उद्देश्य है, तो चंद्रमा और सूर्य के बीच में कुछ चीज़ों को देखना जो है इसका उद्देश्य है। इतना अगर आपको पता है तो आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, देखिए ये बताया गया है, तो इसमें बताया कि आर्टेमिस कार्यक्रम के तहत नासा द्वारा 2024 तक चंद्रमा की सतह पर पहली बार किसी महिला को और अगले पुरुष को जो है उतारा जाएगा। चंद्रमा पर एक पुरुष तो पहले जा चुका है, इस मिशन के द्वारा नेक्स्ट पुरुष और पहली महिला जो है जाएंगे। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। अब चलते अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। क्या है वो? पार्टिसिपेटरी नोट्स। ठीक है, देखिए पार्टिसिपेटरी नोट्स इकोनॉमिक का कॉन्सेप्ट है, सर क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, हम थोड़ा सा देख लेते हैं। पहले देख लेते हैं न्यूज़ में क्यों है। तो देखिए जो इन्वेस्टमेंट होती थी पी नोट्स के थ्रू वो जनवरी में डिक्लाइन हुई है, यानी कि कम हुई है। देखिए पार्टिसिपेटरी नोट्स क्या होते हैं? मान लीजिए फॉरेन में कोई व्यक्ति बैठा है और वो इंडिया की शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहता है। ठीक है, लेकिन वो ये नहीं चाहता कि मैं अपनी जो डिटेल्स है वो सेबी के यहाँ पे रजिस्टर करूँ, मेरे को अनोनिमस रहना है। तो वो क्या करेगा, कुछ इंस्टीट्यूट्स होते हैं उनको पैसा देगा और उनको बोलेगा आप मेरी तरफ से जाके जो है इन्वेस्टमेंट करो। तो वो जो इंस्टीट्यूट था वो जाके इन्वेस्टमेंट करेगा, वो अपनी इंफॉर्मेशन सारी की सारी जो है सेबी को देगा और बदले में अपने द्वारा जो है एक रसीद उनको दे देगा जिसका पैसा लगा है। तो बेसिकली बिना अपनी जानकारी दिए किसी दूसरे देश में आप पैसा लगा सकते हैं और ये होता है पार्टिसिपेटरी नोट्स के थ्रू। इनको डेरिवेटिव्स भी कहते हैं, क्योंकि देखिए जो आप जिस इंस्टीट्यूट को आपने पैसे दिए उसने किसी में पैसा लगाया, जैसे मान लीजिए इन्फोसिस में लगाया, साथ उसने एक बास्केट बना ली, भाई इन्फोसिस की है, एसबीआई की है, ठीक है, ऐसी और किसी की है, और इस बास्केट के ऊपर जो है वो जो बन रहा है उसके ऊपर डराइव करके जो है पी नोट्स दूसरे को दे रहा है। तो ये पार्टिसिपेटरी नोट्स होते हैं, इसको आप जो है ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट टॉपिक मैप इन न्यूज़, इंपॉर्टेंट है स्वेज कैनाल। ठीक है, तो स्वेज कैनाल क्यों न्यूज़ में? देखिए मिस्र जो है अभी लिक्विडिटी के क्रंच से जूझ रहा है, तो इसने स्वेज कैनाल के पास आने जाने वाली जो कार्गोस होती थी उन पर 10% का एक तरीके से भाड़ा बढ़ा दिया है। ठीक है, शुल्क लगा दिया है। स्वेज कैनाल का मैप हमारे लिए ज़रूरी है। ये देखिए मेडिटेरियन सी है और यहाँ पे रेड सी है, इसको कनेक्ट जो किया जाता है तो वो स्वेज कैनाल के माध्यम से किया जाता है। अब स्वेज कैनाल के अंदर भी क्या क्या समझते हैं। तो देखिए ये आपका रेड सी है, ठीक है, फिर यहाँ पर आती है बिटर लेक, ध्यान रखिएगा, पहले आता है रेड सी, ठीक है, अगर हम साउथ टू नॉर्थ चलें, फिर आता है बिटर लेक, फिर आता है स्वेज कैनाल और फिर 4th नंबर पे आता है पोर्ट सेद। इस तरह का क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा जा चुका है, अगली बार फिर से पूछे जाने की संभावना है। मैप की जितनी भी लोकेशंस हैं इस रूस यूक्रेन की वजह से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गई हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए WHO की महामारी संधि। देखिए WHO बातचीत कर रहा है कि ये जो पेंडेमिक होता है इसको लेके एक संधि करने की ज़रूरत है। तो क्या बातचीत हो, किस तरह के निर्देश रखे जाए, किस तरीके से सिस्टम रहेगा, इसको लेके देखिए उन्होंने कहा है हम अभी बात करेंगे और उसी के लिए पहले दौर की वार्ता का आयोजन किया गया था। भाई महामारियों से कैसे निपटा जाए, उनको कैसे रोका जाए, विश्व लेवल पे किस तरह के नियम कानून बनाए जाए। देखिए दिसंबर 2021 में जो स्वास्थ्य सभा है, हेल्थ असेंबली है, उसका एक दूसरा सत्र हुआ था जिसका शीर्षक था द वर्ल्ड टुगेदर। वहाँ पे एक निर्णय पारित किया गया था और उस निर्णय में कहा गया कि WHO के संविधान का जो अनुच्छेद नंबर 19 है उसके अनुसार हम जो महामारी संधि है इसको बेसिकली साइन करेंगे और इसके हिसाब से हम एक मसौदा जो है तैयार करेंगे। ठीक है, ये हो गया। फिर अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, ये न्यूज़ में है। तो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, ये क्यों न्यूज़ में है? तो देखिए रूस ने भी क्या किया है, इस एजेंसी को सूचना दी है और उसको कहा है कि देखिए जो यूक्रेन में यूरोप का सबसे बड़ा न्यूक्लियर रिएक्टर था जापोरिजिया, इस परमाणु ऊर्जा संयंत्र के आसपास के क्षेत्र को अपने कब्जे में ले लिया है। ठीक है, तो इसलिए न्यूज़ में तो ये एजेंसी के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। देखिए 1957 में इसकी स्थापना हुई, संयुक्त राष्ट्र संघ के भीतर हुई और बेसिकली परमाणु ऊर्जा का उपयोग शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए हो सके इसलिए हुई थी और जो वेपन्स वगैरह हैं वो ना बनाए जा सके, यही बताया हुआ है। मुख्यालय कहाँ पे है? वियना ऑस्ट्रेलिया में है। ठीक है, प्रमुख कार्य कौन कौन से हैं? तो भाई शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देना, ये सब इसके जो है कार्य हैं। इसके द्वारा कुछ कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, इनको आप एक बार देख लीजिएगा।
फिर देखिए क्लस्टर बम और थर्मोबैरिक हथियार, ये न्यूज़ में है। क्यों न्यूज़ में है? क्योंकि रूस के द्वारा इनका उपयोग जो है यूक्रेन में किया गया है। पहले हम समझते हैं, देखिए ये तो बता दिया कि क्लस्टर हथियारों पर 2008 में कन्वेंशन साइन हुई थी, जिसको क्लस्टर हथियारों पर प्रतिबंध है ना अभिसमय का नाम दिया गया था, और इसने जो है क्लस्टर हथियारों पर रोक लगा दी थी। लेकिन क्योंकि यूक्रेन और रूस दोनों ने ही इस पर साइन नहीं किए हैं, तो रूस अब जो है इसका यूज़ वहाँ पर कर रहा है। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो थर्मोबैरिक बम है उन पर कोई कन्वेंशन नहीं है, लेकिन जो क्लस्टर बम है उन पर कन्वेंशन है। तो ये ध्यान रखिएगा, कई बार क्या होता है इसी चीज़ को आपको उल्टा करके एग्जाम में दे देंगे। ठीक है, तो पहले समझते हैं थर्मोबैरिक बम के बारे में। इनको निर्वात बम या वैक्यूम बम भी कहा जाता है, और ये जो विस्फोट के लिए ऊर्जा इनको चाहिए होती है उस हाई वोल्टेज का यूज़ करने के लिए, जो आसपास का वातावरण होता है उससे ऑक्सीजन को सोख लेते हैं। तो बेसिकली ये वाष्पीकृत करते हैं चीज़ों को, तो ऑक्सीजन को ये ले लेते हैं और उसके बाद हाई वोल्टेज विस्फोट जो है उत्पन्न होता है। तो विस्फोट की लहर जो पारंपरिक बम होते हैं उनकी तुलना में ज़्यादा तीव्र और लंबी अवधि की होती है। ये मनुष्यों को भी वाष्पीकृत जो है कर सकती है। हालांकि ये जो बम है ये किसी टैंक को या किसी ऐसे बड़े हथियार को नहीं नष्ट कर सकते, लेकिन जो कमर्शियल बिल्डिंग्स हैं, सिविलियन बिल्डिंग्स हैं, उनको नष्ट करने में इसका प्रयोग हो सकता है। ध्यान आप ये रखिएगा कि वैक्यूम बॉम्ब्स को लेके कोई भी कन्वेंशन नहीं है जो इनको निषिद्ध करती हो। लेकिन देखिए क्या है कि 1899 और 1907 में एक हेग कन्वेंशन जो है साइन हुई थी, उसके तहत कार्रवाई की जा सकती है। कब? अगर आप रेसिडेंशियल एरिया पर, हॉस्पिटल पर, स्कूल पर, सिविलियन आबादी के खिलाफ इनका यूज़ करते हो तब। ठीक है, अब आ जाइए क्लस्टर बम। देखिए क्लस्टर बम क्या होते हैं? ये जो बम होते हैं ना, ये किसी भी विमान से या किसी भी टैंक से फेंके जा सकते हैं, और ये छोटे छोटे बहुत सारे बम होते हैं, और एक बड़े एरिया को, ठीक है, इनका कोई निशाना नहीं होता, बिना निशाने के एक एरिया में जो है ये बिखर जाते हैं और वहाँ पे जो है विस्फोट करते रहते हैं। इससे नागरिकों की आबादी को बड़ी हानि होती है। कुछ बम उस टाइम पे नहीं जो है विस्फोट करते हैं, वो पड़े रहते हैं, इनको डिटेक्ट करना, इनको ढूंढना बहुत मुश्किल होता है, और युद्ध समाप्त होने के बाद भी ये जो है नागरिक आबादी को प्रभावित करते हैं। इनको लेके कन्वेंशन है, तो यही जो है यहाँ पर बताया गया है। वो जो कन्वेंशन थी क्लस्टर युद्ध सामग्री पर, वो कहाँ हुई? 2008 में डर्बलिन में उसको जो है अपनाया गया था। अब देखिए भारत का पहला डुगोंग अभयारण्य ये जो है बनाया जा रहा है कहाँ? तमिलनाडु में। तमिलनाडु में कहाँ? मन्नार की खाड़ी और जो पाक की खाड़ी है वहाँ पर। ठीक है, और बेसिकली जो डुगोंग है इनको समुद्री गाय भी कहते हैं। ये विलुप्त होने की कगार पर है, और इनकी आबादी की बात की जाए तो अंडमान निकोबार द्वीप में ये 100 से भी कम जो है बची हैं। देखिए IUCN में इनका क्या बताया? विलुप्त होने की संभावना पर इनका स्तर दिया गया है, और ये शाकाहारी समुद्री स्तनपायी जीव है, और ऐसे ये एकमात्र है। ये आप जो है ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट जो न्यूज़ में है वो है विश्व भारती विश्वविद्यालय। तो देखिए ये एक क्या है? राष्ट्रीय महत्व का संस्थान है, और साथ में एक केंद्रीय विश्वविद्यालय की मान्यता भी इसको मिली हुई है। जो रविंद्रनाथ टैगोर है उनके द्वारा जो है इसका स्थापना की गई थी, और इन्होंने शांति निकेतन या विश्व भारती इसको नाम, विश्व भारती एक्चुअली इसको नाम दिया था। ठीक है, तो 1959 में संसद एक अधिनियम लेके आई थी, और उस अधिनियम के द्वारा इसको केंद्रीय विश्वविद्यालय और राष्ट्रीय महत्व का संस्थान जो है घोषित कर दिया गया था। आपको बस ध्यान रखना है जो विश्व भारती है उसको एक अधिनियम के द्वारा कौन सा दर्जा दिया गया है। सिम्बा ये न्यूज़ में है, तो देखिए इसकी फुल फॉर्म क्या है? सॉफ्टवेयर विद इंटेलिजेंस मार्किंग बेस्ड आइडेंटिफिकेशन ऑफ एशियाटिक लॉयंस। नाम से ही पता चल जाएगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करके एक ऐसा सॉफ्टवेयर डेवलप किया गया है गुजरात के वन विभाग के द्वारा, जो एशियाई शेर हैं उनके ऊपर जो एक पैटर्न्स होते हैं, जो उनकी मार्किंग होती है, उनको आइडेंटिफाई करके उनको इंडिविजुअली अलग अलग पहचानेगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अगर एशियाई शेर का IUCN स्टेटस देखें तो ये लुप्तप्राय की कैटेगरी में पहुंच गया है। उसके बाद देखिए जो सौर ऊर्जा से संचालित कोणार्क सूर्य मंदिर ये न्यूज़ में है। ये क्यों है? शहरी ग्रिड निर्भरता से हरित ऊर्जा में स्थानांतरित होने वाला, ग्रीन एनर्जी में आने वाला
पहला मॉडल शहर उड़ीसा जो है बनने जा रहा है। उसका कौन सा? उड़ीसा का कोणार्क शहर। ठीक है, 2020 में केंद्र सरकार द्वारा देखिए उड़ीसा में कोणार्क सूर्य मंदिर और कोणार्क शहर के सौरकरण के लिए एक योजना शुरू की गई थी ऑलरेडी। अब इस मंदिर के बारे में देखिए यहाँ पर कुछ बताया गया है। 13वीं शताब्दी में जो नरसिंह देव प्रथम थे उनके द्वारा बेसिकली इसको स्टैब्लिश किया गया था। ठीक है, तो जो पूर्वी गंग राजवंश है जिसको रुधि गंग और प्राच्य गंग के नाम से भी जाना जाता है वो उसके पीछे थे। और यहाँ पे देखिए उसकी वास्तुकला के बारे में थोड़ा सा बताया हुआ है। सागर परिक्रमा ये एक नेक्स्ट टॉपिक है। बेसिकली जो आपके मछुआरी कम्युनिटी है उसको जागरूकता फैलाने के लिए, उससे बातचीत करने के लिए, वो क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं इसका पता लगाने के लिए ये एक यात्रा जो है की जा रही है। यहाँ पर देखिए बताया गया है कि सी फूड निर्यात व मछुआरों से संपर्क बढ़ाएंगे, 2 दिन चलेगी शांति यात्रा। परिक्रमा के पहले चरण में क्या होगा, ये मांडवी गुजरात से शुरू होगी और बाद के कई चरणों में गुजरात के अन्य जिलों में और साथ में जो केंद्र शासित प्रदेश है उनमें ये परिक्रमा होगी। ठीक है, और कच्छ जिले के जो अरब सागर के तट के मुहाने पर स्थित मांडवी है वहां से शुरू होकर जहां रुक्मावती नदी कच्छ की खाड़ी में मिलती है, ये दूरी समुद्री मार्ग से तय की जाएगी। इस दूरी को तय करते टाइम जो मछुआरा समुदाय है उससे बातचीत की जाएगी। अगर रुक्मावती देवी की बात करें तो मध्य कच्छ जिले से ये निकलती है, दक्षिण की ओर बहती है और अरब सागर में मिल जाती है। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपका डी लाइट हार्वेस्टिंग। ये इंपॉर्टेंट है। देखिए हाल ही में जो विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्रालय है उसने कार्बन फुटप्रिंट को कम करने के लिए और जो भवन की ऊर्जा दक्षता है यानी कि जो हमारे घर होते हैं उनमें हम जो एनर्जी खर्च कर रहे हैं उसको कम करने के लिए, उसमें सुधार लाने के लिए एक नवीनतम डे लाइट हार्वेस्टिंग टेक्नोलॉजी में एक स्टार्टअप को जो है बढ़ावा देने का निर्णय लिया है। कुछ 10 करोड़ रुपए जो है इसके लिए दिए जाएंगे, जिसमें से 5 करोड़ रुपए एक स्काई शेड कंपनी है उसको दिए जा रहे हैं। ये डे लाइट हार्वेस्टिंग क्या होता है? देखिए दिन की रोशनी जो सूर्य की प्राकृतिक ऊर्जा है इसका प्रयोग हम ज़्यादा से ज़्यादा करें और उसके यूज़ के बाद जो आर्टिफिशियल एनर्जी, आर्टिफिशियल लाइट का हम यूज़ करते हैं उस पर अपना डिपेंडेंसी कम करें, उसी को ये बोलते हैं। समझते हैं। देखिए यहाँ पर ये दिन में काम कर रही है, विंडो से सूर्य की रोशनी ज़्यादा आ रही है तो जो बल्ब है उसकी रोशनी कम है। दिन जैसे जैसे ढलता जाता है देखिए रोशनी जो है इंक्रीज होती जाती है क्योंकि बाहर से आने वाली रोशनी जो है कम होती जाती है, रात में जो है बढ़ जाती है। यानी कि खिड़कियों का, दरवाजों का प्रयोग करके सूर्य की रोशनी को लेके आया जाता है। फिर कुछ सेंसर्स लगे होते हैं जिनको फोटोसेल सेंसर्स कहते हैं, वो बताते हैं कि लाइट की कितनी इंटेंसिटी है। फिर एक कंट्रोलर लगा होता है, उस कंट्रोलर के पास सिग्नल पहुंचते हैं, जितनी इंटेंसिटी लाइट की होती है उस हिसाब से रूम की लाइट जो है एडजस्ट हो जाती है। ठीक है, तो इतना आप समझ गए, उसी के बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो आज की वीडियो इतनी ही थी। तो जितनी भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे वो हमने कवर कर लिए हैं और इनको प्लीज़ ध्यान से पढ़िएगा, ये आपको बहुत हेल्प करेंगे। बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हम क्लियर करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। मेरी पूरी संस्कृति IAS टीम की तरफ से आप सभी का बेहद धन्यवाद। नमस्कार।